गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मनु पर आगे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मनु भारतीय राजनीतिक चिंतन के अग्रणी हैं। शुरुआत मनु से होती है। मनु पढ़ने में तो राजनीतिक चिंतक के रूप में पढ़े जाते हैं, लेकिन मनु का दर्शन इतना व्यापक है कि अगर उसका समग्र अध्ययन करना है तो उसके सामाजिक पहलू की अवहेलना कर पाना आसान नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम मनु के सामाजिक चिंतन पर थोड़ा सा ध्यान दें, पढ़ लें उसको। मनु के सामाजिक चिंतन की शुरुआत उसके दो मूलभूत सिद्धांतों से होती है। पहला है वर्ण व्यवस्था, दूसरा है आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। मनु ने धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा है। इन 4 वर्गों को वर्ण का नाम दिया है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इन चारों वर्णों की स्थिति और चारों वर्णों के कर्तव्यों का स्पष्ट विवेचन किया गया है, जो क्रमशः निम्नानुसार है। ब्राह्मणों के कर्तव्य तथा समाज में उनकी स्थिति। मनुस्मृति के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा और ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ तथा वेदों को धारण करने वाला है। अतः ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनुस्मृति में कहा है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। वेदों में निर्धारित आचार व्यवहार को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए मनु ने ब्राह्मण को सदैव ही वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करने और इसे अपनाने के निर्देश दिए हैं। मनु ने चेतावनी दी है कि जो ब्राह्मण इस पवित्र व्यवहार से विमुख हो जाता है वह वस्तुतः ब्राह्मण नहीं रहता, वेदों का फल भी वो प्राप्त नहीं करता है। मनुस्मृति में ब्राह्मण को जो मूलभूत कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वो हैं इंद्रियों पर नियंत्रण, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और दान देना तथा लेना। ब्राह्मणों का कार्य है कि वह आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करें, अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराएं, उसे क्षमता के अनुसार यज्ञ करना है, दान से प्राप्त पदार्थों से अपना जीवन यापन करना है और परिवार का भरण पोषण करना है। साथ ही अगर उचित हो तो दान भी देना है। मनु ने ब्राह्मण के लिए संग्रह प्रवृत्ति का पूर्णतः निषेध किया है। मनु का कहना है कि ब्राह्मण को यथोचित कम से कम संसाधनों में अपने जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए और अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और वैदिक कार्यों को करना पर व्यतीत करना चाहिए। समाज में दूसरे पायदान पर मनु के अनुसार क्षत्रियों को स्थान दिया गया है। क्षत्रियों का प्रधान कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों में आसक्ति नहीं रखना। इनमें सर्वप्रमुख दायित्व है प्रजा की रक्षा। प्रजा रक्षण के अंतर्गत वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करें और उनकी रक्षा करें। उद्यम और बाध्य न करें। यथासंभव जनता को प्रेरित करें कि वह अपना धर्म पालन सुनिश्चित करें और अधिकारों को दुरुपयोग नहीं करें। समाज के तीसरे पायदान पर मनु के अनुसार वैश्यों को स्थान दिया गया है। वैश्य समाज का व्यापारी वर्ग है। मनु के अनुसार राज्य की आर्थिक व्यवस्था का कुशल संचालन और आर्थिक विकास वैश्यों का दायित्व है। साथ ही मनु के अनुसार वैश्यों के कर्तव्य हैं पशुओं की रक्षा, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य करना आदि। इस प्रकार कृषि कार्य तथा व्यापार वैश्यों के प्रधान दायित्व हैं। इसी प्रधान दायित्व की मदद से न केवल राज्य अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगा, अपितु राज्य की रक्षा और उसकी वृद्धि और समृद्धि संभव हो सकेगी। समाज के चौथे पायदान पर मनु ने शूद्रों को रखा है। मनु के अनुसार शूद्रों का प्रधान कर्तव्य समाज के 3 वर्णों की सेवा करना है। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्माविद तीनों वर्णों का अभिनंदन करते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्तव्य माना है। मनु का मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा
की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा के लिए प्रवृत्त रहना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान प्राप्त है। चारों वर्णों में से केवल शूद्रों को ही वेदों का अध्ययन से वंचित रखा गया है। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं किया है, अपितु वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध भी माना है। इस प्रकार एक पद सोपान व्यवस्था मनु ने सामाजिक व्यवस्था में निर्धारित की है। मनु यह मानता है कि अगर ये सामाजिक व्यवस्था यथावत बनी रहेगी तो समाज में धर्म की पालना स्वतः सुनिश्चित हो जाएगी। अब मनु ने चारों वर्णों में सामाजिक संबंध या आपसी संबंधों पर भी कुछ विचार दिए हैं। मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत चारों वर्णों को भिन्न भिन्न विशेषीकृत कार्य संपन्न करने हैं, लेकिन साथ ही चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर भी माना है। मनु के अनुसार उनमें से किसी भी एक वर्ण के बिना समाज व्यवस्था को चला पाना संभव नहीं है। किसी वर्ण को समाज व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए जाने वाले कर्तव्यों के तुलनात्मक महत्व पर निर्भर है। कहीं न कहीं मनु के ये विचार प्लेटो से मिलते हैं, क्योंकि प्लेटो ने भी एक न्याय की स्थापना के लिए समाज के तीनों वर्गों के बीच न केवल कार्यों का विभाजन सुनिश्चित करने की बात की है, दूसरी तरफ उन कार्यों के बीच उचित सामंजस्य की बात भी की है। अब मनु की सामाजिक व्यवस्था के औचित्य पर बात करने हम जा रहे हैं। मनु ने जिस सामाजिक व्यवस्था और चार वर्णों का उल्लेख किया है, उनमें उच्चता और निम्नता का एक क्रम निर्धारित किया है। मनु ने अपनी समाज व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान, क्षत्रियों को द्वितीय, वैश्यों को तृतीय और शूद्रों को चतुर्थ स्थान दिया गया है। ब्राह्मणों को प्रथम स्थान देकर धर्म की रक्षा प्रदान कर्तव्य सौंपा है, क्षत्रियों को प्रजा का रक्षण प्रदान कर्तव्य है और वैश्यों का कार्य उत्पादन और समाज को उसकी पूर्ति और शूद्रों का प्रदान कर्तव्य समाज के तीनों वर्गों की सेवा करना है। इस प्रकार कहीं न कहीं मनु ने अपने कार्य विभाजन के द्वारा एक न्याय संगत समाज की स्थापना और धर्म की पालना सुनिश्चित करने की दिशा में सराहनीय प्रयास किया है। अगर आलोचना में बात करें तो मनु ने कहीं न कहीं शूद्रों को समाज का चौथा पायदान बनाने के साथ साथ उनके कार्यशैली और उनके भावी जीवन को एक परिधि में बांध दिया है। मनु उनके विकास के कोई संभावनाएं और अवसर नहीं छोड़ता है। मनु ने शूद्रों को केवल तीनों वर्गों पर आश्रित और निर्भर मान लिया है, जो कि उनकी क्षमताओं के साथ कहीं न कहीं नज़रअंदाज करने वाली बात है। धन्यवाद।